कहा जाता है कि किस्मत भी उनका साथ देती है जिनमें कुछ कर गुजरने की हिम्मत होती है। हाँ, किस्मत कहा जाता है कि किस्मत भी उनका साथ देती है जिनमें कुछ कर गुजरने की हिम्मत होती है। मुझ में और किस्मत में हर बार बस यही जंग रही, मुझ में और किस्मत में हर बार बस यही जंग रही, मैं उसके फैसले से तंग और वो मेरे हौसलों से दंग रही। ये बात आज एकदम खरी उतरती है वर्तमान शख्सियत द्रौपदी मुर्मू जी पर, जिनके बारे में आप थंबनेल में जान चुके हैं, जिनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ये बातें जो हैं बहुत ही सटीक बैठती हैं इन पर। तो वो है हमारी महामहिम और देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचने वाली देश की पहली आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू जी, और उनके बारे में जितना कुछ भी कहा जाए वो कम होगा वर्तमान समय में। और इस महीने में, इस समय का उनसे बड़ा मोटिवेशन कोई हो ही नहीं सकता है। तो आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसी ही महान शख्सियत के बारे में और इनके अनछुए पहलुओं को जानेंगे, इनकी ज़िंदगी के कैसे इन्होंने लालटेन से लेकर रायसीना तक का सफ़र तय किया। यानी गांव की पिछड़ी आदिवासी क्षेत्र से पैदा हुई लड़की ने राष्ट्रपति पद तक का सफ़र कैसे तय किया है। तो आज हम जानेंगे। और भी एक लड़की के लिए जो भी एक आदिवासी समाज में पैदा हुई, संथाल परिवार जो है उसमें पैदा हुई थी, पिछड़ा गांव, और वहाँ से कैसे यहाँ पर पहुँच गई हैं और इन्होंने क्या क्या अपने जीवन में उतार चढ़ाव देखे हैं, कितना संघर्ष किया है, वो सारी बातों की चर्चा हम लोग करेंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम इंडिया की सबसे बड़ी शख्सियत के बारे में थोड़ी बहुत बातचीत करेंगे। एक ऐसी ही महिला जिन्होंने देश की महिलाओं के लिए एक मिसाल पेश की है। हाँ, हर एक बच्ची जो जन्म लेगी किसी भी तरह के परिवार में, जिसकी परिस्थितियाँ किसी भी तरह की फेवरेबल ना हो, उसके भी मन में एक आशा की किरण जगाती हैं। ये शख्सियत हैं, जैसा कि आप देख रहे होंगे तस्वीर में, यह भारत के राष्ट्रपति पद पर आसीन होने वाली प्रथम आदिवासी महिला शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं और साथ ही देश की 15वीं राष्ट्रपति हैं, साथ ही देश की 15वीं राष्ट्रपति हैं और राष्ट्रपति बनने वाली यह दूसरी महिला हैं। इससे पहले राष्ट्रपति पद पर जो आसीन होने वाली पहली महिला थी वो थी श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जो देश के पहली राष्ट्रपति बनने का गौरव जिनको प्राप्त है। आज से सोचिए, आज से 64 साल 1 महीना पहले 20 जून 1958 को एक आदिवासी परिवार में जन्मी छोटी बच्ची सी बच्ची देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर 25 जुलाई को आसीन हुई हैं। सोचिए जरा, आज से 64 साल पहले एक आदिवासी परिवार में जन्मी 20 जून 1958 को एक उड़ीसा के मयूरभंज जिला के बैदापोसी गांव में एक संथाल परिवार, आदिवासी परिवार में जन्मी एक छोटी बच्ची इस देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद राष्ट्रपति के पद पर 25 जुलाई को आसीन हुई हैं। किसी ने सोचा भी नहीं होगा। सभी महिलाओं के लिए, खास तौर पर वंचित आदिवासी समाज की महिलाओं के लिए गौरव की बात है जो मिसाल पेश कर रही हैं। वंचित महिलाएं, जिनको सोचिए आज से 64 साल पहले शिक्षा क्या स्तर होगा, आज भी हमारे देश में महिलाओं की शिक्षा क्या स्थिति है। आज भी लोग लड़कियों को उच्च शिक्षा नहीं देना चाहते हैं, कतराते हैं। उस समय एक बच्ची ने अपने गांव में से बाहर जाकर पढ़ने वाली पहली बच्ची, और कितना जागरूकता से पढ़ाई करी और अपने संघर्ष को कायम रखा और लोगों के लिए मिसाल पेश की। आज सारी बातें इसमें जानेंगे, कैसे कैसे इन्होंने अपने को आगे बढ़ाया, जीवन में उतार चढ़ाव देखे, कैसे खुद को उनसे निकाला। मेरी नज़र में इनसे बड़ा मोटिवेशनल कोई है ही नहीं वर्तमान समय में। तो आज देखिए इनके हर अनछुए पहलुओं की चर्चा करेंगे और जानेंगे कि कोई कैसे किसी भी कुल में पैदा हो, ऊंचा पद पर चढ़ने के लिए ऊंचे कुल में पैदा होना जरूरी नहीं है। आप में वो गुण होने चाहिए, लगन होना चाहिए, जुनून होना चाहिए आगे बढ़ने का। परिस्थितियाँ फेवरेबल हो या ना हो, आप आसानी से आगे बढ़ जाएंगे। तो देखिए कैसे इन्होंने मिसाल पेश की है और इसके बारे में आज पूरी चर्चा करेंगे और लास्ट में बहुत ही रोचक जानकारी भी आपको देंगे। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहेंगे और मैं विनय प्रियदर्शी अपने यूट्यूब चैनल एडू पर एग्जाम में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए हम जानते हैं जरा इन शख्सियत के बारे में। तो अब जानेंगे खासतौर पर वैसी महिलाओं के लिए जो पिछड़े समाज से हैं तथा परिस्थितियां जिनके फेवर में नहीं हैं। सोचिए, पिछड़े समाज से तथा परिस्थितियां जिनके फेवर में नहीं हैं, उनके यहाँ अच्छी सुविधाएं नहीं हैं, उनका परिवार उस कंडीशन में नहीं है कि उनको पढ़ा पाए और आगे बढ़ा पाए। आज ये वैसे महिलाओं के लिए मिसाल हैं। ये अपने आप में एक जीता जागता उदाहरण है कि कैसे कोई आगे बढ़ सकता है जिसके पास परिस्थितियां फेवरेबल नहीं हो, परिवार की कंडीशन अच्छी नहीं हो पढ़ने के लिए, परिवार पढ़ाने लायक कंडीशन में नहीं हो, फिर भी कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। और भी आज से 64 साल पहले क्या देश की स्थिति रही होगी, महिलाओं के बारे में क्या सोच रही होगी, क्या धारणा रही होगी। अपने गांव से एक बच्ची सिर्फ बाहर जाकर पढ़ती है और बीच में सभी
अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए, अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए मोटिवेशनल बन जाती हैं, प्रेरणा स्रोत बन जाती हैं। आज जानेंगे इन पहलुओं को। तो देखिए, आज जीता जागता उदाहरण है कि संघर्ष करके आदमी कहीं भी पहुंच सकता है, ऊंचाई की तमाम बुलंदियों पर, देश का सर्वोच्च पद पर भी आसीन हो सकता है। ये हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है। आज इनसे बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर कोई हो ही नहीं सकता है। इनसे सीखा जा सकता है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में लड़कर कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। इनसे सीखा जा सकता है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में लड़कर कैसे आगे बढ़ा जा सकता है, जीवन जिया जा सकता है। आज इनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। इन्होंने साबित कर दिया है कि जेंडर, रंग रूप या किसी ऊंच या अमीर घराने में पैदा होना या आपका बैकग्राउंड अच्छा हो आगे बढ़ने के लिए जरूरी नहीं है। देखिए, इन्होंने साबित कर दिया है कि आपको आगे बढ़ने के लिए आपका जेंडर या स्त्री या पुरुष है वो महत्वपूर्ण नहीं है, आपका रंग रूप महत्वपूर्ण नहीं है, आपका उच्च घराने या अमीर घराने में पैदा होना जरूरी नहीं है, आपका बैकग्राउंड बहुत अच्छा हो फाइनेंशियली तौर पर वो भी जरूरी नहीं है। बस आपके मन में जुनून होना चाहिए, और यदि आपने ठान लिया तो किसी चीज़ को हासिल करना कठिन नहीं है। यदि अपने जीवन का परम लक्ष्य बना लिया है, तब सारी परिस्थितियां विपरीत होते हुए भी अगर आप डटे रहते हैं और मेहनत करते रहते हैं तो देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुंच सकते हैं। इन्होंने आज साबित कर दिया है। हाँ, कहा जाता है कि भाग्य भी बहादुरों का साथ देता है। तो इसीलिए जुनून, हिम्मत, हौसला नहीं हारना चाहिए और हमको कोशिश जारी रखनी चाहिए। हाँ, सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, पर एक दिन जरूर मिलेगी। तो ये हम इसीलिए आज इनका बिताने का कारण क्या है कि आप निराश ना हो। खासतौर पर महिलाएं जो पिछड़े समाज से आती हैं, अत्यंत गरीब तबके से आती हैं और अपने को हीन भावना के अंदर, चार दीवारी के अंदर अपना जीवन व्यतीत कर देती हैं, उनको भी आगे बढ़ने के बारे में सोचना चाहिए। और देखिए, ये महज किताबी बातें नहीं हैं, बल्कि इस महिला ने साबित कर दिखाया है कि ऐसी एरिया से बिलोंग करने वाले व्यक्ति जिसके पास कुछ भी नहीं है, रिसोर्स के नाम पर न तो अच्छा स्कूल मिला न तो अच्छा कॉलेज मिला, लेकिन कहां तक पहुंच पाई। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता है, एक पत्थर दो तबीयत से उछालो यारों। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता है, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। तो आइए आज हम बात करते हैं 25 जुलाई 2022 को भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने वाली द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में। तो जरा इन पर हम नजर डाल लेंगे। द्रौपदी मुर्मू जी का जन्म हुआ था 20 जून 1958 को। जन्म स्थान था उड़ीसा के मयूरभंज जिला का बैदापोसी गांव। इनके पिता का नाम था बिरांची नारायण टुड्डू और पति हैं स्वर्गीय श्यामचरण मुर्मू जी। अब देखिए, जो टुड्डू है इनका सरनेम है। कहीं स्थान पर पुटू बिरांची टुड्डी दिया रहता है, इसलिए कहीं कहीं इनको लिखा रहता है कि पुटी टुड्डू भी इनको लिखा जाता है। तो पुटी टुड्डू इनका सरनेम है, इतना ध्यान देंगे। तो अब जानते हैं जरा इनके बारे में कि इन्होंने कहाँ से अपनी पढ़ाई शुरू की। तो मैंने कुछ इंटरव्यू में इनका सुना था, जब कहती हैं कि जब मैं स्कूल गई तो इनके पिताजी और दादाजी उस गांव के मुखिया रहे थे तथा अन्य लोगों की अपेक्षा थोड़े समझदार थे। यानी मुर्मू जी के पिता और दादाजी उस गांव के मुखिया रहे थे और बोल रही थी कि अन्य लोगों की अपेक्षा वो समझदार थे, यानी लड़कियों को शिक्षा देने के प्रति वे जागरूक थे। और सोचिए, आज भी कई लोग लड़कियों को शिक्षा नहीं देना चाहते हैं। ये तो 64 साल पहले की बात है। उस समय परिवार के लोगों की सोच कितनी आगे रही होगी। आज भी लोग लड़कियों को शिक्षा देने से कतराते हैं। बहुत आप देखे होंगे, डाटा बहुत ही आता है कि उच्च शिक्षा तो बहुत कम लड़कियां पा पाती हैं आज भी हमारे समाज में। आज से 64 साल पहले, आज़ादी के मात्र 10 साल बाद 20 जून 1958 को पैदा हुई बच्ची, और उस परिवार के इनके पापा, पिताजी और इनके दादा कितनी ऊँची सोच रहे होगी, नहीं मेरी बिटिया रानी स्कूल जाएगी और स्कूल शिक्षा से ही जीवन का मतलब उद्धार संभव है, उन्नति संभव है, प्रगति संभव है। तो उस समाज से थे। लेकिन कहती हैं कि मेरे पिताजी और दादाजी गांव के मुखिया थे और अन्य लोगों की अपेक्षा थोड़े समझदार थे। वो भी पिछले समाज में सबसे पहले लड़की को भेजना नई बात रही होगी। बोल रही हैं कि उस समय जब मैं विद्यालय जाने लगी तो उस समाज की एक नया बात था, लोग पता नहीं कैसी कैसी बातें करते थे। लेकिन इनके माता पिताजी ने इनका नाम पास के ही सरकारी स्कूल में लिखा दिया। इनके टीचर ने कहा कि नाम थोड़ा सा बदल देते हैं, तो उन्होंने नाम रखा द्रौपदी और इनके पति का सरनेम मुर्मू लग गया। देखिए, मैंने क्या बताया, इनका नाम था पुटी टुड्डू, बचपन का नाम क्या था, पुटी टुड्डू। लेकिन टीचर को इनका नाम अच्छा नहीं लगा तो उन्होंने इनका नाम बदल दिया द्रौपदी, और इनके पति का नाम था मुर्मू और इनके पिताजी का टुड्डू था, तो इनके पति का नाम इसमें जुड़ गया तो इनका नाम हो गया द्रौपदी मुर्मू। तो इनको कहीं कहीं पुटी टुड्डू भी मिलता है, जो इनके पिताजी का सरनेम था, और मुर्मू जो है इनके पति का सरनेम है, जो स्वर्गीय श्यामचरण मुर्मू जी थे। आप देखिए, हम जानना चाहते हैं इसलिए इनका नाम द्रौपदी मुर्मू पड़ा।
द्रौपदी जी जब स्कूल जाने लगीं तो इनमें एक अलग प्रकार की जिज्ञासा थी, चीज़ों को जानने की, समझने की, उसको अलग नज़रिए से देखते थे। ये बच्ची छोटी सी, देखिए कहा जाता है होनहार वीरवान के होत चिकने पात। जब स्कूल जाने लगी तो इन्हें हर चीज़ों को अलग ढंग से देखने की का नज़रिया था, जानने का, समझने का जुनून था, जिज्ञासा थी। कहा जाता है बिनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। यानी जो बिनर होते हैं वो अलग कार्य नहीं करते हैं, वो अपना सारा काम ही अलग करते हैं। तो यही चीज़ था इनमें बचपन से ही। और कहा जाता है कि पुद के पाँव पालने में ही दिखने लगते हैं, और वो इनकी झलक शुरुआती दिनों में ही देखने को मिल गई थी। जबकि आज भी हम देखते हैं कि इनके समाज में, खासतौर पर आदिवासी समाज में, बच्चों को शिक्षा देने में अभिभावक में रुचि नहीं है। आज से 64 साल पहले कैसी रुचि रही होगी, कैसे गार्जियन रहे होंगे। और इनके गांव में उस समय 7वीं तक का ही स्कूल था, यानी 7वीं तक ही पढ़ाई होती थी। और जब वे 7वीं कक्षा में थीं तो इनके गांव में कहीं दूर पर नेताजी आने वाले थे। इनको जब 7वीं कक्षा, गांव में 7 तक ही स्कूल था, और जब 7वीं में पढ़ रही थी तो इनको सूचना मिली कि गांव से कहीं दूर कोई नेताजी आने वाले हैं। तो आप और जानते हैं कि नेताजी जब आते हैं तो साथ में IAS IPS DM SP भी आना जाना ना सुरक्षा दृष्टि से व्यवस्था देखने आने जाने लगते हैं और एक्टिव हो जाते हैं। तो इनके पिताजी ने कहा कि बेटा मैं तो नहीं जा पाऊंगा, लेकिन तुम जरूर चली जाना। वहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे। ये आगे पढ़ना चाहती थी, बोलती थी पिताजी यहाँ 7 तक स्कूल है, मैं इसके बाद कहाँ जा पाऊंगी बाहर पढ़ने। तो देखिए इनके परिवार की उतनी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, उतना कंडीशन नहीं था, परिवार समाज का रवैया उतना अच्छा नहीं था कि लड़की कोई बाहर पढ़ने के भेजे, तो समाज हमारा एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। और उससे ज़्यादा परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी कि इसको बाहर भेज कर पढ़ाया जाए, कमरे पर रूम लिया जाए, अकेली लड़की को कैसे पढ़ाया जाए। तो नेताजी जब आए थे गाँव में तो इनके पिताजी बोले कि बेटी मैं नहीं जाऊँगा और तुम वहाँ जाना, और तुम्हारी पढ़ने की इच्छा है तो वहाँ मंत्री जी से अपनी बात रखना। देखिए छोटी बच्ची, 7वीं में पढ़ने वाली बच्ची, क्या हौसला रहा होगा। तो वहाँ बहुत इकट्ठा लोग हुए थे। इनके पिताजी ने कहा कि जाओ और डिमांड रखना कि हम पढ़ने चाहते हैं, लेकिन हमारे पास उस शिक्षा के लिए कोई स्कूल नहीं है और हम दूर शहर जा नहीं सकते हैं, क्योंकि शहर दूर था और बेटियों को कौन भेजता है, और परिवार की कंडीशन भी वैसी नहीं है। लड़कों को पढ़ाना मुश्किल था उस समय, हम तो बेटियों की बात कर रहे हैं। सोचिए उस जमाने में लोग लड़कों को नहीं पढ़ा पाते थे, आज तो बेटियों की बात कर रहे हैं, बेटियों को कौन पढ़ाएगा। बोल्डनेस तो शुरू से ही थी इनके पास, साहसी शुरू से ही थी। ये अपने सारे कागजात लेकर मीटिंग के बीच में पहुंच गई। देखिए छोटी बच्ची सारे डॉक्यूमेंट अपनी लेती हैं, जो भी इनको पढ़ाई मार्कशीट मिला था, जो भी मिला था, रिजल्ट मिला था, सब लेकर अपना वहाँ पहुँच जाती हैं। और इन्होंने लोगों के जरिए अपनी बात नेताजी तक पहुँचा दिया। लोगों से कहा कि मुझे बात करनी है, मेरी ये बातें हैं, तो लोग बोले अच्छा हम आपकी बात नेताजी को पहुँचा देते हैं। नेताजी से तो छोटी बच्ची को मिलना आसान नहीं है अभी इस ज़माने में, देखिए क्या है। तो नेताजी ने अफसरों से कहा कि अगर यह बच्ची पढ़ना चाहती है तो इसे शहर भेज दीजिए। जब इन्होंने अपनी बात पहुंचाया तो नेताजी ने कहा कि अगर यह बच्ची पढ़ना चाहती है तो इसे शहर भेज दीजिए। शहर से मतलब उस समय की राजधानी, यानी भुवनेश्वर की राजधानी उड़ीसा की राजधानी, सॉरी भुवनेश्वर से मतलब था, उसको राजधानी भेज दिए, क्योंकि उस समय राजधानी में ही अच्छे स्कूल हुआ करते थे। इस प्रकार उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में 8वीं क्लास में इनका एडमिशन लेने का रास्ता साफ हो गया। यानी जब 7वीं पास हो गई, गाँव में 7वीं तक स्कूल था, तो अब इनको भुवनेश्वर की राजधानी उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में 8वीं क्लास में एडमिशन लेने का रास्ता साफ हो गया। कहा जाता है कि जहाँ चाह वहाँ राह, वेयर इज ए विल देयर इज ए वे। और वहाँ उनको अच्छी सहपाठियाँ भी मिल गईं। वहाँ क्या हुआ, इनको अच्छी सहपाठियाँ भी मिल गईं, और फिर अच्छी सहपाठियाँ मिल गईं और इनकी पढ़ाई वहाँ पे चलने लगी। अच्छी सहपाठियाँ मिल गईं, यहाँ पढ़ने का माहौल मिला। तो ये पढ़ते पढ़ते वहाँ के रमाबाई कॉलेज से ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की। वहाँ पढ़ने का माहौल मिला, अच्छी सहेलियाँ मिल गई, तो पढ़ाई में मन जमने लगा हो। तो इस तरह से उन्होंने भुवनेश्वर के रमाबाई कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री पूरी की। इनकी पारिवारिक कंडीशन अच्छी नहीं होने की वजह से चिंतित रहती थी। पारिवारिक कंडीशन अच्छी नहीं होने की वजह से चिंतित रहती थी और चाहती थी कि मुझे नौकरी मिल जाए तो मैं परिवार की आर्थिक मदद कर सकूँ। घर में इकलौती पढ़ी लिखी लड़की थी, घर ही का उस पूरे गाँव की इकलौती, शहर जाकर पढ़ने वाली इकलौती लड़की थी। अपने गांव की, बैदापोसे गांव की, शहर जाकर पढ़ने वाली इकलौती लड़की थी, साथ ही घर की भी पढ़ी लिखी इकलौती लड़की की थी। और इनको परिवार की चिंता थी कि शायद मैं पढ़ लिख कर कुछ पैसा कमाऊं तो अपने परिवार की आर्थिक मदद कर सकूं। 2 भाई थे, लेकिन पिताजी के साथ कृषि कार्य में लगे हुए थे, हाथ बटाने लग गए थे, उन्होंने पढ़ा नहीं था। जैसा कि आप जानते हैं, परिस्थिति से निकलना हर किसी के वश में नहीं होता है। विषम परिस्थिति से केवल वही लोग निकल पाते हैं जिनके मन में यह जुनून होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी बाधाएं आए, मुझे आगे बढ़ना है। विषम परिस्थिति निकलना आसान नहीं होता है। विषम परिस्थिति से आगे वही निकल पाते हैं जिनमें कुछ भी करने का जुनून होता है।
चाहे कितनी भी बाधाएं आ जाएं, कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, मुझे लड़कर इस हालात से आगे जाना है। और यह जुनून था हमारे द्रौपदी मुर्मू जी के अंदर। मुर्मू जी वहाँ से पढ़ लिखकर महज 21 साल में, भाई 1958 पैदा हुए, महज 21 साल 1979 में इन्होंने सिंचाई डिपार्टमेंट में कलर की छोटी सी नौकरी चालू कर दी। देखिए पद छोटा बड़ा होता है, देखिए आपको आगे बढ़ना है तो पहले अपना बेस मजबूत करना होगा, एक ऊंचा कैसे चढ़ जाएंगे। तो मुर्मू जी वहाँ से 1979 में एक कलर की नौकरी चालू कर दी। सोचिए, एक इंटरव्यू में सुन रहा था कि मुर्मू जी को शिक्षा की प्रेरणा कहाँ से मिली। तो मुर्मू जी कहते हैं कि मेरी दादी माँ मुझसे कहाँ करती थी। सोचिए 1998 में जो बच्ची जन्मी है, उनकी दादी जो अंग्रेजों के समय की थी, उन्होंने कहा था कि बेटी, औरतों का पढ़ना बहुत जरूरी है, हर लड़की और हर औरत को पढ़ना चाहिए ताकि वे सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ जी सकें। कहती हैं कि मुझे अपने पढ़ने की प्रेरणा मुझे मेरी दादी से मिली। सोचिए 1958 में पैदा हुई बच्ची की दादी, कहते हैं दादी तो अंग्रेजों की जमाने थी और उन समय उनका कितना वो था, दूरदर्शिता थी शिक्षा के प्रति। कहते हैं कि बेटी, हर औरत को, हर लड़की को शिक्षा लेना बहुत जरूरी है ताकि वे अपना जीवन सम्मान पूर्वक जी सकें। कितने दूरदर्शी विचार थे इनकी दादी के और महान विचार थे। तो ये पढ़ने की प्रेरणा इनको अपनी दादी से मिली। 21 साल में कलर की नौकरी पकड़ ली। कहना आसान है कि ऊंचा सोचो, लेकिन जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं तो सबसे पहले अपना पैर जमाइए। देखिए कहा जाता है कि ऊंचा सोचो, लेकिन ऊंचा सोचने से नहीं होगा। ऊंचा करने के लिए हमारे पास कुछ संसाधन भी होने चाहिए, लेकिन जब परिस्थितियां विपरीत हो तो सीधा ऊंचा न सोचिए, शुरुआत छोटी छोटी चीज़ों से ही कीजिए। पहले अपना पैर जमाइए और फिर उस पर आगे बढ़ने का कार्य चालू कीजिए। सो इन्होंने किया। इन्होंने इसी कारण मन में हार नहीं मानी, मन में जुनून रखा और आगे बढ़ते हैं। सिंचाई विभाग में कलर की नौकरी करते हुए मन में जुनून रखा कि मुझे और आगे जाना है और आगे बढ़ना है। कहा भी गया है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन से सोच लीजिए तो सब चीज़ पॉसिबल है। कई साल सिंचाई विभाग में कलर की नौकरी करती रही। 1980 में इनकी शादी श्यामचंद्र मुर्मू जी से हो गई। श्यामचंद्र मुर्मू जी उस समय बैंक में कार्य करते थे। शादी होने के बाद घर परिवार और बच्चों के संभालने की वजह से इनको नौकरी छोड़नी पड़ी। शादी होने के बाद घर परिवार, भाई शादी होने के बाद इनको टोटल 4 बच्चे हैं, जिसमें से एक बच्चे की मौत 1984 में हो गई थी। तो बच्चों को पालन पोषण की वजह से इनको अपनी नौकरी 1983 में इन्होंने अपनी कलर की नौकरी छोड़ दी, बच्चों के देखरेख पालन पोषण की वजह से। लेकिन इनके मन में इनकी इच्छा थी कि इतना पढ़ाई लिखाई करके केवल घरेलू कार्यों में सिमट कर रह जाऊंगी तो क्या फ़ायदा होगा। भाई इतना पढ़ लिख कर फिर मैं उसी घरेलू कार्य में रह जाऊंगी तो क्या फ़ायदा होगा। नौकरी छोड़ने के बाद ही मन में जग रही थी कि नहीं, मुझे कुछ करना चाहिए। मैंने तो मैं मिसाल नहीं बन पाऊंगी। फिर सब लोग कहेंगे कि उसकी लड़की आगे पढ़कर क्या की, वो भी तो आज चूल्हा चौका बर्तन कर रही है और मैं मिसाल नहीं दे पाऊंगी अपने समाज के लिए, अपनी आने वाली बहनों के लिए। तो इसीलिए इनके मन में ललक थी कि नहीं, मुझे कुछ करना है, मुझे आगे जाना है। नौकरी भले छोड़ दी थी, लेकिन जैसे ही और इन्होंने बोला था कि मुझे देखकर ही सारी लड़कियां पढ़ने आई थी। देखिए एक लड़की पढ़ के कहाँ चली गई और लड़कियों को गार्जियन उनका पढ़ाने लगे। लेकिन जब मैंने ही छोड़ दिया तो फिर आगे का रास्ता क्या उनका होगा। तो इसके चलते जब बच्चे थोड़े बड़े हो गए तो इन्होंने अपनी दोबारा नौकरी एक शिक्षक के रूप में शुरू की। जब बच्चे थोड़ा बड़े हो गए, उनको मतलब स्कूल आने जाने जैसा हो गए, तो इन्होंने दोबारा अपनी नौकरी शिक्षक के रूप में शुरू की। देखिए मेरे प्राउड की बात है, मैं भी एक गवर्नमेंट टीचर हूँ और आप जहाँ भी देखेंगे प्रोफेशन पहले शिक्षक लिखा जाता है, अब तो राजनेता लिख दिया गया है। तो शिक्षक के रूप में इन्होंने पिछड़े इलाकों से आने वाली लड़कियों के जूनियर स्कूल में ज्योग्राफी पढ़ाया। शिक्षक जब हो गए तो इन्होंने पिछड़े इलाकों से जो लड़कियां आती थीं और उनको इन्होंने पढ़ाया था। रामरंगपुर से जो विधानसभा क्षेत्र है उसी के क्षेत्र में इनकी पोस्टिंग हुई थी और वहाँ उन्होंने पिछड़े क्षेत्र से आने वाली लड़कियों को भूगोल पढ़ाया। इन्होंने धरती के बारे में पढ़ाया, उड़िया भाषा और हिंदी का अध्यापन कार्य किया। इन्होंने ज्योग्राफी में भाई भूगोल के बारे में अध्ययन कराया, उड़िया भाषा पढ़ाया और हिंदी का भी अध्यापन कार्य किया। कहा जाता है कि इनकी टीचिंग स्किल इतनी बढ़िया थी कि कभी ट्यूशन नहीं लेना पड़ा। जिन बच्चों को पढ़ा देती थी उन्हें कभी ट्यूशन नहीं लेना पड़ा। कहा जाता है कि टीचिंग स्किल इतनी अच्छी थी कि जिन बच्चों को ये पढ़ा देती थी उन्हें दोबारा ट्यूशन नहीं लेना पड़ा। उन लोगों को किसी की मदद नहीं लेनी पड़ती थी। इनके पढ़ाए बच्चों के सब्जेक्ट में हमेशा डिस्टिंक्शन 70, 75, 80% मार्क्स आते थे। एक बेस्ट टीचर के रूप में इनको शिक्षक और छात्र दोनों बहुत ही सम्मान देते थे। इसके कारण उस गांव के अभिभावक भी, बच्चे भी जानते हैं, बच्चा जो होता है वो सबसे बड़ा जज होता है। वो जानता है कि कौन टीचर कैसा है, उनका व्यवहार कैसा है, उनका तो अपने व्यवहार और अपने शिक्षा की वजह से इतने लोकप्रिय होंगे। बच्चे जाकर अपने अभिभावकों से भी बताते थे
कि द्रौपदी मुर्मू जी बहुत ही अच्छी टीचर हैं, बहुत ही हेल्पफुल हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। हम लोग किसी से भी दूसरा सहायता लेंगे जरूरत नहीं है। तो वो धीरे धीरे अभिभावकों के बीच गांव के क्षेत्रों में भी लोकप्रिय होने लगी, इनकी लोकप्रियता बढ़ने लगी। देखिए, कहा जाता है कि आप अच्छा कार्य करते हैं तो उसका आउटपुट देर सवेर मिलता ही है। इसलिए हमको अपने तन मन से बच्चों को पढ़ाना चाहिए। जो कार्य हमको मिला है, जो भी कार्य मिला है, उसको हमें अपने काम से प्रेम करना चाहिए और उसे अपने जुनून और हौसला से करना चाहिए। देखिए कैसे कैसे आगे बढ़ी। और इन्होंने कहा इसके कारण वो आसपास के गांव के सभी क्षेत्रों में लोकप्रिय हो गई, क्योंकि जो अपना काम समर्पण से करेगा उसका फल उसे अवश्य मिलेगा। वहां से 1997 आते आते काफ़ी फेमस हो गई। 1997 आते आते ये काफ़ी फेमस हो गई। इनको राजनीति में आने के लिए सबसे पहला ब्रेक बीजेपी ने दिया। तब इनके पति देव ने, श्यामचंद्र मुर्मू जी ने कहा था कि नहीं, द्रौपदी को राजनीति में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, टीचर बन गई यही बहुत है। लेकिन इन्होंने उनको समझा लिया और बीजेपी ने यहाँ इनको पहला ब्रेक दिया था। पार्षद चुनाव में, नगर पंचायत का चुनाव था और अपनी लोकप्रियता की वजह से यह चुनाव, पार्षद का चुनाव जीत गई। पंचायत पार्षद, नगर पंचायत पार्षद का चुनाव ये जीत गई। ये राजनीति में इनका पहला कदम था और पहले कदम पर ही जीत मिली। इसका कारण था इनका बैकग्राउंड, जिन्होंने अपने अध्यापन से अर्जित किया था। ये इनका, देखिए, नगर पंचायत का चुनाव इनका पहला चरण था और पहले ही कदम पर ये जीत गई। तो इनका सबसे पहला बैकग्राउंड इन्होंने जो अपनी टीचिंग की लोकप्रियता से बनाया था, वो सबसे बड़ा योगदान रहा। बच्चे, गार्जियन से सभी लोगों ने इनको सपोर्ट किया चुनाव में। अब देखिए आगे चलते हैं और जानते हैं कैसे कैसे महिला आज एक दिए से निकल के, एक पिछड़े गांव से, आदिवासी समाज परिवार से निकलकर और देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर पहुंची हैं। 1997 से शुरू यह कारवां बढ़ता गया और 2000 में इनको एमएलए की सीट पर लड़ने के लिए टिकट मिल गया। हाँ, एमएलए की सीट मिल गई थी रामरंगपुर से एमएलए की सीट पर लड़ने के लिए इनको टिकट मिल गया 2000 में। सन 2000 के चुनाव में ये जीत गई और वहाँ ये 2004 से 2009 तक एमएलए की कुर्सी पर बनी रही। 2000 में जीता, फिर 2004 में चुनाव हुआ, उसमें भी जीता, यानी 10 सालों तक लगातार एमएलए की कुर्सी पर रामरंगपुर से विधानसभा सीट से जीतती रही। इसी बीच में ध्यान दिए 2000 से 2004 तक इनको मंत्री बनाया गया। मंत्रियों में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार था, आप कुछ भी काम कीजिए इसमें आपको करने के लिए स्वतंत्रता है। इनको परिवहन, मत्स्य तथा वाणिज्य विभाग में काम करने का अवसर मिला। इनको परिवहन में, मत्स्य और वाणिज्य विभाग में काम करने का अवसर मिला है। कहती हैं कि उस समय मुझे इन विभागों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन मैंने ठान लिया था कि जो भी विभाग मिला है उसकी सारी जानकारियां इकट्ठी करूंगी और उसमें क्या क्या हुआ है, क्या क्या संभावनाएं हैं और क्या क्या सुधार करके इसको आगे बढ़ाया जा सकता है, मैं वो सभी काम करूंगा। और इन्होंने उसमें बहुत अच्छा कार्य किया, उनकी जानकारी प्राप्त की, उसमें सुधार की संभावनाएं और सारा काम अपने बहुत ही निष्ठा ढंग से किया। यानी मंत्री पद पाने के बाद भी इनमें आगे बढ़ने की लालसा जीवित रही। इसके लिए इन्होंने अपने काम से प्रेम किया, लोगों के बीच लोकप्रियता बरकरार रखी और अच्छा कार्य किया। इसके बाद 2009 के इलेक्शन में इनको एक लोकसभा से लड़ने के लिए सीट मिल गई। और देखिए अब इनको देखिए 2 बार विधायक में जीती थी। इससे पहले 5 पार्षद का चुनाव जीती थी। 1997 में पार्षद जीती, 2000 में विधायक चुनाव जीती, 2004 में जीती चुनाव। 2009 में इनकी लोकप्रियता बढ़ती गई तो इनको लोकसभा में सांसद की सीट मिल गई कि आप सांसद का सीट लड़िए, सांसद का चुनाव लड़िए। लेकिन क्या होता है, अनफॉर्चुनेटली ये लोकसभा का चुनाव हार गई। और लोकसभा का जब इलेक्शन हार गई, लेकिन हार जीत तो जिंदगी का हिस्सा है, ये तो चलता रहता है। सच कहिए को 2009 से इनकी जिंदगी की असली परीक्षा आन पड़ी। मतलब इन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। जानिए कि इतना तक कुछ जीवन संघर्षों से गुजर रहा था, फिर वैसे आगे बढ़ गए अपने कार्यों से। लेकिन असली परीक्षा इनके जीवन की 2009 से चालू हुई। 5 साल इनके जीवन का सबसे मुश्किल दौर रहा है। पहले तो लोकसभा चुनाव हार गई। चुनाव हारने के बाद अब इनकी जिंदगी का सबसे कठिन दौर चालू हो जाता है। पहले जितनी कहानी सुनाई वो दुख नहीं थे, वो जिंदगी के संघर्ष थे। वो हमारे देश के अधिकांश छात्रों के जीवन में नजर आता है। पहले हमने जो इनकी कहानियां सुनाई हैं वो क्या थे, वो इनके जीवन के संघर्ष थे, वो दुखों का पहाड़ नहीं था। वो हमारे देश में पैदा होने वाले पिछड़े समाज, गरीब समाज के तबकों के लगभग ज़्यादातर छात्रों के जीवन में वैसा संघर्ष और वैसी संभावनाएं नजर आती हैं, भले वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। 2009 से इनके जीवन में जो मुसीबतों का दौर शुरू हुआ, अगले 5 सालों तक चलता रहा। 2009 में इलेक्शन हारने के बाद इन्होंने फैसला किया कि मैं अपने गांव वापस जाऊंगी और अपने इलाके में ही कार्य करूंगी, और ये गांव वापस चली गई। इसी बीच में अक्टूबर 2009 में एक मनहूस खबर आई। कि इनका 25 साल का जवान बेटा रात में अपने दोस्तों के साथ घूमने गया था और वापस आया, कमरे में सोया
और सुबह नहीं उठा। उसकी डेथ हो गई थी। डॉक्टरों ने उसको अस्पताल ले जाने से पहले ही मृत घोषित कर दिया था। सोचिए, एक माँ बाप के लिए दुनिया का इससे बड़ा दुख क्या होगा कि जवान बेटे के सामने मृत्यु हो जाए और उसे कंधा देना पड़े। दुनिया का सबसे बड़ा दुख होता है कि अक्टूबर 2009 की रात में जवान बेटे की मौत हो जाती है। और किसी भी माँ के आगे जब उसके जवान बेटे की मृत्यु हो जाती है तो कितना मुश्किल भरा क्षण रहा होगा। आप अपने पर, माँ के लिए, पिता के लिए कितना बड़ा मुश्किल भरा क्षण होगा, खासतौर पर पिता से ज़्यादा माँ के लिए, क्योंकि माँ ही असली जन्मदात्री है बच्चे की। आप खुद पर अनुभव करके सोचिए कि कितना बड़ा सदमा रहा होगा एक माँ के लिए और ज़िंदगी का। इसके बाद इनके लाइफ से इंटरेस्ट कम होने, बेटे की मौत के बाद इनके जीवन से मन उबने लगा। दुनिया बहुत बुरी है। और ये धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लग गई। डिप्रेशन में जाते जाते इनके घर वालों को ऐसा लगा कि दोबारा द्रौपदी इस सदमे से बाहर नहीं आएगी, वापस लाइफ में उठ नहीं पाएगी। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। अभी वो डिप्रेशन में जा रही थी तो घर वाले समझ गए कि द्रौपदी लग रहा है कि आम जीवन में अब नहीं लौट पाएगी, अब शायद अब जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएगी। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। इन पर एक और दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। एक दुख से उभरी नहीं थी, दोबारा दुख का पहाड़ टूट पड़ा। 2013 में इनका दूसरा जवान बेटा 28 साल की उम्र में रोड एक्सीडेंट में चल बसा। सोचिए, एक माँ का भी एक लड़का। इनको मैंने बताया 4 संतानें थीं। पहली संतान की मौत 2 लड़के और 2 लड़के, एक लड़की मौत 1984 में हो गई थी। चलिए छोटी थी, कम दुख हुआ। लेकिन जब बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करते हैं, 2 बेटे और 1 बेटियाँ रह गए, जिसमें एक बेटा 2009 में चल बसा, दूसरा बेटा रोड एक्सीडेंट में 2013 में मर जाता है। अब एक के पास इनके एक ही लड़की बच्ची जो शादीशुदा है, तीसरी मुर्मू है और वो वहाँ काम करती हैं, भुवनेश्वर में ही एक बैंक में कार्य करती हैं। तो सोचिए कि 2013 में इनका दूसरा जवान बेटा 28 साल का रोड एक्सीडेंट में चल बसा। इस हादसे के बाद द्रौपदी बुरी तरह से टूट गई। लेकिन यही इनकी परेशानी का अंत नहीं हुआ। जिंदगी को कुछ और इम्तिहान लेने वाले, अभी 2 जवान बेटे खोया था, लेकिन यही परेशानी का अंत नहीं हुआ। जिंदगी को कुछ और इम्तिहान लेने बाकी थे। अगले साल 2014 में बेटों के गम में इनके हस्बैंड भी डिप्रेशन में चले गए। भाई, जिसके 2 जवान बेटे गुजर जाएं, उस माँ बाप की स्थिति क्या होती होगी। और आप अपने से अनुभव कर सोचिए, इनके 2 जवान बेटों के जाने के बाद एक तो डिप्रेशन में गए ही थे, इनके 2014 में इनके हस्बैंड भी डिप्रेशन में चले गए। और लाजमी है कि जिसके 2 लाल आँखों के सामने मृत्यु को प्राप्त हो जाए, कितना दुखद समय होगा एक माँ बाप के लिए। पति पत्नी दोनों लोग मानसिक अवसाद से गुजर रहे थे, दोनों लोग डिप्रेशन से गुजर रहे थे। इसी दौरान 2014 में इनके हस्बैंड भी चल बसे। सोचिए, एक महिला का जिसका 2009 में जवान बेटा गया, 2013 में दूसरा जवान बेटा चला गया और 2014 में हस्बैंड भी चले गए। कितना मुश्किल भरा क्षण रहा होगा जीवन में, सुनकर सिहरन पैदा हो जाती है। आप अपने से ऊपर सोचिए, यदि आपके साथ ऐसा होगा तो कैसा फील होगा, तब दूसरे का दर्द आप समझ पाएंगे। सोचिए, इस औरत ने कितने दुख देखे हैं, कितने झेले हैं। अब फिर उसी में 2014 में इनकी माता जी का देहांत हो गया, 2014 में इनके भाई का देहांत हो गया। 2014 में इन्होंने 3 मौतें देखी अपने सदस्यों के परिवार के। भाई का देखा, माता जी का देखा और अपने पति का देखा। 2013 में एक बेटे का देखा, 2009 में एक बेटा, 5 लगातार मौतें देखी। और इसके बाद चारों तरफ से मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। इससे बड़ा दुख किसी के जीवन में क्या होगा, आप खुद पर कल्पना करेंगे, सोचेंगे तो जी सिहर जाता है। हस्बैंड चले गए, माँ चली गई, भाई चला गया, 2 जवान बेटे चले गए। 2014 में इनको लगा कि अब ज़िंदगी में कुछ बचा ही नहीं है। इनको ज़िंदगी से निराशा होने लगी कि अब ज़िंदगी में कुछ बचा नहीं है। तभी इन्होंने सोचा कि अब चीज़ें मेरे अनुकूल नहीं, मेरे फेवर में नहीं चल रही हैं। तो इन्होंने अध्यात्म का, मेडिटेशन का रास्ता चुना। मेडिटेशन करना, योगा करना, ध्यान करना इन्होंने प्रारंभ कर दिया। इस तरह से ये अवसाद से उबरने लगी। देखिए, जब इनको लगा कि अब जिंदगी में कुछ बचाने में मर जाऊंगी, तो किसी ने उनको सलाह दिया कि मेडिटेशन योगा कीजिए, चिंता जिससे आप ध्यान कीजिए, जिससे विचलन से आपको फायदा मिलेगा और मन शांत रहेगा। तो इन्होंने मेडिटेशन करना प्रारंभ कर दिया, योगा करना, चिंतन करना प्रारंभ किया, दुनिया से तड़ गया और अपने आप को स्थिर रखना चालू कर दिया और धीरे धीरे डिप्रेशन से बाहर आने लगी। फिर देखिए, किस्मत ने 2015 में मौका दिया। कहा जाता है कि भाग्य भी बहादुरों का साथ देता है। दोबारा इनको राजनीति में एक बड़ा पद झारखंड के राज्यपाल के रूप में मिला। देखिए, झारखंड राज्य की 9वीं राज्यपाल बनी है और झारखंड की पहली आदिवासी महिला राज्यपाल है। झारखंड की ही नहीं, झारखंड की पहली महिला राज्यपाल तो है ही, झारखंड की 9वीं राज्यपाल हैं और प्लस में देश के किसी भी राज्य की पहली महिला आदिवासी राज्यपाल बनी है 2009 में। इसके बाद द्रौपदी मुर्मू के राजनीतिक जीवन में दोबारा लौटने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई।
2015 से 2021 तक झारखंड की पहली महिला राज्यपाल रहीं और अपने कर्तव्य का निर्वहन इन्होंने ईमानदारी पूर्वक किया। कहा जाता है कि बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी की ओर से इनको गवर्नर बनाया गया था, लेकिन जब एक आदिवासियों के हित की बिल आई थी और उस बिल को लगा था कि ये आदिवासियों के हित में नहीं है, तो इन्होंने उस बिल को लौटा दिया था। सोचिए, इतनी ही जागरूक महिला रही हैं। इसके बाद इन्होंने 2022 में इन्हें मौका मिला भारत का प्रेसिडेंट बनने का। संथाल जनजाति में आज़ादी के बाद जन्मी एक महिला आज राष्ट्रपति बनी है। देखिए, द्रौपदी मुर्मू आज़ादी के बाद भारत में जन्मी पहली महिला हैं जो राष्ट्रपति बनी। इनसे पहले जितने भी लोग राष्ट्रपति बने हैं, 14 लोग, 15वीं राष्ट्रपति हैं, तो उनका जन्म आज़ादी सन 1947 से पहले हुआ था। तो प्रश्न ये बनता है परीक्षा में कि आज़ादी के भारत के वह कौन सी राष्ट्रपति हैं जिनका जन्म आज़ादी के बाद भारत में हुआ, चाहे आज़ादी के बाद पैदा होने वाली कौन सी महिला जिनका जन्म भारत में और भारत की राष्ट्रपति बनी है, तो वो है द्रौपदी मुर्मू जी। पहली ऐसी राष्ट्रपति हैं जिनका जन्म आज़ादी के बाद भारत में हुआ है। इससे पहले जो थे राष्ट्रपति, उनका जन्म आज़ादी से पहले हुआ था। दूसरी बात, ये आज देश की सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट बनी है। देश की सबसे युवा राष्ट्रपति बनने का गौरव इनको प्राप्त हो गया है। और यही नहीं, तीसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा, देश के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो पहले नीलम संजीव रेड्डी थे, लेकिन उनको इन्होंने अब पीछे छोड़ दिया है और द्रौपदी मुर्मू जी देश की सबसे युवा प्रेसिडेंट बन गई हैं। एक क्वेश्चन बनता है, देश की राष्ट्रपति बनने वाले देश की पहली आदिवासी महिला कौन है, तो वो आपको होगा द्रौपदी मुर्मू जी ही हैं, जो आदिवासी बनने वाले राष्ट्रपति बनने वाले देश की पहली आदिवासी महिला हैं, देश की सबसे युवा प्रेसिडेंट हैं और आज़ादी के बाद भारत में पैदा होने वाली और प्रेसिडेंट बनने वाली पहली महिला हैं। पहली प्रेसिडेंट है, महिला चाहे पुरुष में, कोई भी जितने प्रेसिडेंट 14 लोग बने हैं वो आज़ादी से पहले पैदा हुए थे। 3 क्वेश्चन इससे निकल गया ना आपको। अब देखिए, जिन्हें लगता है कि उनके जीवन में निराशा के सिवा कुछ नहीं है, निराश हैं, इसमें इनको जीवन को सुनकर संघर्ष करने की प्रेरणा मिलेगी। देखिए, इनकी जीवनी बताने का क्या उद्देश्य है, इनकी जीवनी संघर्षों बताने का उद्देश्य है कि हर बच्चा, हर एक व्यक्ति जो मुझे सुन रहे हैं, इनकी जीवनी बचाने का उद्देश्य यह है कि हर एक बच्चा, हर एक व्यक्ति जो मुझे सुन रहे हैं, जिन्हें लगता है कि उनके जीवन में निराशा के सिवा कुछ नहीं बचा है, उनको इनकी जीवनी सुनकर संघर्ष करने की प्रेरणा मिलेगी कि किस परिस्थितियों में एक औरत ने अपने आप को संभाला, कैसे कैसे परिस्थितियों से लड़कर आगे आई, फिर लगातार जिंदगी का वो दौर आया कि सब कुछ नहीं बचा। पहले पुत्र को खोया, फिर दूसरे पुत्र को खोया, पति को खोया, माँ को खोया, भाई को खोया, डिप्रेशन में चली गई, फिर वहाँ से खुद को संभाला, फिर राजनीति में लौटी सब कुछ खोकर, और कैसे अपने आप को संभाल कर देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर, महामहिम राष्ट्रपति के पद पर आसीन होने वाली देश की पहली महिला होने के, देश की पहली आदिवासी महिला होने का गौरव प्राप्त किया है। तो कहा जाता है कि ज़िंदगी में सब कुछ खत्म नहीं होता, जब जागो तभी सवेरा, जहाँ से शुरू कीजिए ज़िंदगी वहीं से शुरू हो जाती है। इसलिए हमको निराशा नहीं होनी चाहिए, हमें हताश नहीं होना चाहिए और कोशिश करना चाहिए। एक लाइन बहुत ही हमको याद आती है, श्री कृष्ण ने कहा था गीता में, अर्जुन ने कहा कि प्रभु कोई ऐसा वक्त बताइए जिसे मैं सुख में पढ़ूं तो दुख हो और दुख में पढ़ूं तो सुख हो। तो श्री कृष्ण ने कहा था कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, यदि आप मुसीबत में हैं तो यही ध्यान रखिए, वक्त भी गुजर जाएगा। मेरा जब एक्सीडेंट हुआ था तो मैं निराशा हो जाता था, तो मुझे यही लाइन आती थी, वक्त भी गुजर जाएगा, और गुजरते गुजरते 1-1.5 महीने में मैं उससे बाहर आ गया, डिप्रेशन टाइप होने लगा था। लेकिन इन लाइन ने मुझे मोटिवेशन दिया। तो जब भी आप मुसीबतों का दौर आए तो एक लाइन जरूर याद रखेंगे, ये वक्त भी गुजर जाएगा और फिर अच्छे समय आ जाएंगे। कोई भी अच्छा या बुरा समय बहुत लंबे समय के लिए नहीं होता है। जानिए, जब अच्छे समय में आप सोचेंगे तो दुख होगा, ये वक्त भी गुजर जाएगा यार, और यदि बुरे समय में सोचते हैं तो सुख होगा कि अच्छा है, बहुत जल्दी निकल जाएगा, मैं फिर अच्छे लाइफ में लौट आऊँगा। तो बहुत ही अच्छी लाइन है। तो इसी तरह से इनके जीवन संघर्ष बताने के पीछे मेरा यही उद्देश्य है कि जितने भी लड़के लड़कियां जो भी लोग सुन रहे हैं वो इनके जीवन संघर्ष से प्रेरणा लें कि ज़िंदगी में खत्म होने जैसा कुछ नहीं होता है। यदि आप जिंदा हैं तो आपको आगे बढ़ना होगा, क्योंकि चलती का नाम ही जिंदगी है। अब सोचिए कि एक महिला ने कितना संघर्ष किया है, संघर्षों के बाद कितना दुख झेला है। सामने 2-2 जवानों के लाशों को कंधा दिया है, अर्थी को कंधा दिया, हस्बैंड को अर्थी कंधा दिया, कितना पीड़ा झेला। माँ का मौत देखी, भाई का मौत देखा, 2-2 जवान बेटे का मौत देखा, हस्बैंड का मौत देखा, फिर भी आज वो खड़ी हैं। तो यही कहता है ना कि देख जिंदगी, हम तेरे फैसले से हैरान है, तुम मेरे हौसलों से दंग है। जिंदगी आज इनके हौसलों से दंग है कि जिसने सब कुछ खोकर भी ये जिंदा कैसे है। महिला जिसने सब कुछ मैंने छीन लिया फिर भी ये जिंदा कैसे है और कैसे यहाँ पहुँच गई। तो देखिए, आप हिम्मत मत हारिए, इनकी कहानी जीवन संघर्ष के पीछे यही मेरा उद्देश्य है। और आज के युग में इनसे बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर मुझे, पर्सनालिटी मुझे कोई नहीं दिखता है फिलहाल इस समय के लिए। यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो खुद को जिंदा रखिए, खुद को संभालिए, मुश्किलों का दौर भी गुजर जाएगा। कैसे कैसे इन्होंने आगे बढ़ाई की, सोचिए इनकी ज़िंदगी कैसी रही होगी,
कहाँ से एक पिछड़ी परिवार की लड़की, एक अत्यंत पिछड़ा समाज की लड़की ने निकलकर संघर्ष करते हुए और अपनी पढ़ाई पूरी की, परिवार को आर्थिक स्थिति देने के लिए बैंक में नौकरी की, फिर शादी की, परिवार बच्चों संभालने के लिए नौकरी छोड़ दिया, फिर बच्चे बड़े हुए तो दोबारा नौकरी प्रारंभ की और अपने काम से इतना प्रेम किया कि लोकप्रिय होकर राजनीति में आ गई और कैसे कैसे मुसीबतों से जूझते हुए, हालातों से लड़ते हुए आगे बढ़ी हैं। कैसे अधिकारियों के सामने अपनी बात रखा, इन्होंने अपने आप को प्रूव किया कि इनमें बहुत ज़्यादा कैलिबर है। ग्रेजुएशन के बाद घर संभालने के लिए नौकरी छोड़ी, दोबारा नौकरी प्रारंभ की। ये सब चीज़ें आज बताती हैं कि हमें निराश नहीं होना चाहिए। और देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि यदि आप में हौसला हो, जुनून हो, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। आप इसके लिए आपका जेंडर, स्त्री पुरुष होना मायने नहीं रखता है, अमीर गरीब होना मायने नहीं रखता है, उच्च जाति में पैदा होना मायने नहीं रखता है। आदमी अपने कर्म से महान बनता है, मैं भी इसको मानता हूँ। और देखिए, इन्होंने साबित कर दिया है कि काबिलियत है तो आगे आप बढ़ेंगे। इसके लिए आपको शकल मायने नहीं रखती है, रंग रूप मायने नहीं रखता है। जीतने का अंदर जज्बा हो, आगे बढ़ने का जुनून हो, तो आप कहीं भी पैदा हुए हों, किसी भी जाति में हों, तो आप आसानी से बढ़ जाते से देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर भी पहुंच सकते हैं। सलूट है मुझे ऐसी महिला राष्ट्रपति को। तो इनसे पहले जो भी 14 लोग राष्ट्रपति हुए हैं, उन्होंने इतना संघर्ष और इतना ट्रेजेडी नहीं झेला है। मैं उनके बारे में भी बता देता हूं। तो अब देखिए, देश के लिए इससे बेस्ट एग्जाम्पल क्या मिल सकता है। जुलाई 2022 में इनसे बेस्ट एग्जाम्पल मिल ही नहीं सकता है। इन्होंने प्रूव कर दिया कि परिस्थितियां आपके जज्बे के सामने नहीं टिक सकती हैं। जब भी कोई परेशानी फील होना हो तो आप द्रौपदी मुर्मू को याद रखिए कि किस तरह से उन्होंने अपने आप को झेला, संभाला और आगे बढ़ते गईं और अपने कर्म पथ पर अडिग रहीं। तो चलिए नज़र डालते हैं अब पिछले 14 राष्ट्रपतियों के बारे में और उनसे जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। नंबर जो पहले बने थे 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी बनी है, जिनके बारे में मैंने अभी बताया है। तो जान लेते हैं। देश के पहले राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन्हें बिहार गांधी भी कहा जाता है, इन्हें भारत का अजात शत्रु भी कहा जाता है। और जानते हैं संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष थे। ये लगातार 12 साल 107 दिन देश के राष्ट्रपति रहे। 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक के लगातार देश के राष्ट्रपति रहे थे। दूसरे राष्ट्रपति देश के बने थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक देश के राष्ट्रपति रहे। और जानते हैं देश के पहले उपराष्ट्रपति भी यही रहे थे। और सबसे पहले भारत रत्न 1954 ईस्वी में इन्हें मिला था। तो पहले भारत रत्न प्राप्तकर्ता भी हैं। और इनके जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है 5 सितंबर को, जिनका जन्म दिवस पड़ता है। और ये शिक्षक से राष्ट्रपति बने थे। इन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए बहुत बड़ा कार्य किया है। तो एक बोले, जब लोग इनका जन्मदिन मनाने पहुंचे तो बोले कि आप मेरा जन्मदिन मनाकर मेरे जन्मदिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाइए। इसी वजह से हर साल 5 सितंबर को इनके जन्मदिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर जाकिर हुसैन देश के तीसरे राष्ट्रपति बने। और जानिए देश के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। तो पूछा जाता है देश के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन बने थे, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये भी ध्यान रखना है, कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गई थी इनकी। तो पूछता है वे कौन से राष्ट्रपति हैं जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी। कोई ऐसे 2 राष्ट्रपति हैं जिनकी उनके कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी। तो पहला है डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब और दूसरा है फखरुद्दीन अली अहमद साहब, जो देश के 5वें राष्ट्रपति थे। इन दोनों लोगों की मृत्यु इनके कार्यकाल के दौरान हो गई थी। अन्य लोगों ने अपना कार्यकाल पूरा किया है, लेकिन इन 2 राष्ट्रपतियों की मृत्यु, डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु और डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु इनके कार्यकाल के दौरान ही हो गई थी। ये भी प्रश्न पूछता है कि राष्ट्रपति चुनाव लड़ने वाली पहली महिला कौन है। देखिए, राष्ट्रपति चुनाव जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन के खिलाफ लड़ा था मनोहरा होलकर ने, कई बार पेपर में पूछा गया है। तो राष्ट्रपति चुनाव लड़ने वाली पहली महिला है मनोहरा होलकर, जिन्होंने डॉक्टर जाकिर हुसैन के खिलाफ लड़ा था, याद रखेंगे। अब तीसरे कौन है, बीबी गिरी साहब हुए। 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 तक देश के राष्ट्रपति बने। इनका फुल नाम है वराह वेंकट गिरी और इनके ही समय में 1971 का युद्ध हुआ था, ये ध्यान देंगे। अब वे 5वें मुख्यमंत्री राष्ट्रपति रहे हैं फखरुद्दीन अली अहमद साहब। ये देश के दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति हैं। पहले डॉक्टर जाकिर हुसैन हैं और इनकी भी मृत्यु इनके कार्यकाल के दौरान ही हो गई थी। और इन्होंने ही देश पर इमरजेंसी लगाई थी 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान। और जान जाइए कार्यकाल के दौरान ही मरने वाले देश के दूसरे राष्ट्रपति हैं। तो पहले कौन है, पहले हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन।
अब चलते हैं नीलम संजीव रेड्डी, जो देश के अभी तक द्रौपदी मुर्मू जी से पहले ये भी देश के सबसे यंगेस्ट, सबसे युवा राष्ट्रपति बने थे, यानी सबसे राष्ट्रपति पद पर बैठने वाले सबसे युवा व्यक्ति थे। 64 साल 2 महीने में जब राष्ट्रपति बने थे नीलम संजीव रेड्डी, उस समय इनकी उम्र थी 64 साल 2 महीने, और मुर्मू जी जब राष्ट्रपति बनी है तो उनकी उम्र है 64 साल 1 महीने। यानी अब वर्तमान समय पूछता है कि देश के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन है, तो आप द्रौपदी मुर्मू को चुनेंगे। द्रौपदी मुर्मू जी से पहले कौन थे, तो नीलम संजीव रेड्डी थे, और इनका 25 जुलाई 1977 को एक कार्यकाल संभाला, और इन्होंने 25 जुलाई को शपथ लेने का ट्रेंड चलाया। और उसी समय से देखिए जितने भी राष्ट्रपति होके हैं वो 25 जुलाई को ही शपथ लेते हैं। इन्हीं के समय से नीलम संजीव रेड्डी जी के समय से देख लीजिए ज्ञानी जैल सिंह भी 25 जुलाई को शपथ लिए हैं। इनके बाद से देखिए इस बार मुर्मू जी 25 जुलाई को शपथ लें, यानी 25 जुलाई को शपथ लेने का ट्रेंड जो चलाया था वो नीलम संजीव रेड्डी जी ने चलाया था। और जानिए निर्विरोध निर्वाचित होने वाले देश के एकमात्र राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी हैं। इनके विरोध में कोई उम्मीदवार ही खड़ा नहीं हुआ। तो परीक्षा में पूछता है निर्विरोध निर्वाचित होने वाले देश के एकमात्र राष्ट्रपति कौन है, तो नीलम संजीव रेड्डी हैं। और इन्होंने ही 25 जुलाई को शपथ लेने का ट्रेंड चलाया था, इसलिए इनके बाद से सभी राष्ट्रपतियों को आप देखेंगे कार्यकाल सब 25 जुलाई को शपथ लेते हैं। अभी मुर्मू जी ने लिया है। ज्ञानी जैल सिंह पंजाब के सीएम भी रहे हैं। ये 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987 तक राष्ट्रपति रहे। देश का राष्ट्रपति बनने वाले पहले सिख हैं। पूछा जाता है देश के राष्ट्रपति बनने वाले पहले सिख व्यक्ति कौन थे, तो वो हैं ज्ञानी जैल सिंह। और इन्होंने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल करने वाले अब तक के देश के एकमात्र राष्ट्रपति हैं, जिन्होंने डाकघर अधिनियम पर, डाकघर संशोधन अधिनियम पर 1986 में, जिसे जेब वीटो कहा जाता है, पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था। तो जानिए पॉकेट वीटो का इस्तेमाल करने वाले जो राष्ट्रपति के पावर है 5, ये अब तक देश के एकमात्र राष्ट्रपति रहे हैं। चलिए अन्य शेष राष्ट्रपतियों लोगों के उनकी उपलब्धियों पर भी नजर डाल लेते हैं। इतना ध्यान देंगे ज्ञानी जैल सिंह ने के ही कार्यकाल में इंदिरा गांधी का मर्डर हुआ था, और राजीव गांधी देश के सबसे यंगेस्ट प्रधानमंत्री बने थे, और अब भी रिकॉर्ड है भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री पूछा जाए तो वो राजीव गांधी रहे हैं। अब देखिए जानेंगे आर वेंकटरमण। आर वेंकटरमण जो हैं रामास्वामी वेंकटरमण इनका पूरा नाम है। 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992 तक रहे। इन्होंने 4 प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल देखा है। देखिए देश के एक पूछता है कौन से ऐसे राष्ट्रपति हैं इन्होंने 4 प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल देखा है, तो वो है आर वेंकटरमण। जानते हैं 1990 का जो 87 से 92 का दौर था, देश में राजनीतिक उथल पुथल का दौर था। इन्हीं के शासनकाल में राजीव गांधी की हत्या हो जाती है। बीपी सिंह, चंद्रशेखर तमाम प्रधानमंत्री बने थे। तो इन्होंने 4 प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल देखा है आर वेंकटरमण ने। इतना ध्यान देंगे। और ये सबसे ज़्यादा भी राष्ट्रपतियों में सबसे ज़्यादा दिन यही जीवित रहे, 98 साल तक जीवित रहते हैं। तो जानिए सबसे ज़्यादा दिन जिंदा रहने वाले राष्ट्रपति कौन है, तो वो आर वेंकटरमण है। इनका पूरा नाम था रामास्वामी वेंकटरमण। अब चलते हैं शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा पीवी नरसिम्हा राव के समय देश के राष्ट्रपति थे, और इनके कार्यकाल की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है मिड डे मील योजना, मध्याह्न भोजन योजना, जो विद्यालयों में चलाई जाती है। लॉन्च हुई थी 15 अगस्त 1995 को। अब आते हैं के.आर. नारायणन, देश के पहले दलित राष्ट्रपति। के.आर. नारायणन साहब जो हैं देश के पहले दलित राष्ट्रपति शेड्यूल कास्ट से हैं, और देखिए AST से, शेड्यूल ट्राइब से हैं द्रौपदी मुर्मू जी। और देश के दूसरे दलित राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद जी, जो हाल ही में हुए। तो जानिए के.आर. नारायणन साहब देश के पहले दलित राष्ट्रपति हैं, और ये अब तक के सबसे बुजुर्ग राष्ट्रपति हैं। 70 वर्ष की उम्र में राष्ट्रपति बने थे, तो देश के सबसे बुजुर्ग राष्ट्रपति में रहे हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद साहब, जिनके बारे में क्या कहना, सादगी के जनक, समझिए भारत के मिसाइल मैन इनको कहा जाता है। और इन्होंने बताया कि कोई व्यक्ति कैसे अपने लिए न जीवित रहकर सोसाइटी के लिए जिंदा रह सकता है। तो ऐसे महान शख्सियत और भारतीय मिसाइल कार्यक्रम के जनक रहे हैं। और इनका जन्मदिन जो पड़ता है 15 अक्टूबर है। स्टूडेंट डे के रूप में मनाया जाता है, पर इसको बहुत ज़्यादा प्रचारित नहीं किया गया, इससे स्टूडेंटों को पता भी नहीं है। तो 15 अक्टूबर को स्टूडेंट्स डे मनाया जाता है, जो APJ अब्दुल कलाम साहब का जन्म दिवस है। और इन्हें भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। और उन्होंने ट्रेडमार्क सेट किया कि कोई कैसे सोसाइटी के लिए जी सकता है, सिर्फ अपने लिए नहीं, और स्वदेशी तकनीक को इन्होंने बढ़ावा दिया। अब चलते हैं प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जो देश की 12वीं राष्ट्रपति रही थी। बताएं भारत की पहली महिला राष्ट्रपति होने गौरव है, और प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को प्राप्त है। प्रणब मुखर्जी जो कांग्रेस के नेता थे, 14 में वही राष्ट्रपति बने, लेकिन 13 में ही बन गए, 12 में राष्ट्रपति बन गए थे। लेकिन बाद में बीजेपी की सरकार आई तो इन्होंने अच्छा शासन चला, और बीजेपी की सरकार में इनको भारत रत्न दिया गया था। अब चलते हैं रामनाथ कोविंद जी, जो हाल ही में इनकी जगह मुर्मू जी बने राष्ट्रपति है। देश के दूसरे दलित राष्ट्रपति क्या है, रामनाथ कोविंद जी देश के दूसरे दलित राष्ट्रपति हैं, SC शेड्यूल कास्ट के। तो मैं समझता हूं अब आप इन चीज़ों से समझ गए होंगे। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए, जहां कोई भी समस्या हम सुधार करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए फिर मिलते हैं दूसरे दिन। गुड नाइट।